हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विशाल समानिया, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक को अक्सर बहुत सारे टीचर स्किप करा देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और अक्सर सीबीएसई इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ सिलेबस से बाहर से आया है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ों को भी ध्यान से देखना चाहिए हमारी बुक के अंदर जो हैं, बट अक्सर हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स ही या हमारे कोचिंग सेंटर के ट्यूशन टीचर्स भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और वाइडली शेयर कीजिए। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये बिल्कुल ठीक है। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर पेज नंबर 26 पर, आप ये देख सकते हैं। और ये वो चैप्टर है जिसमें यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन बताया गया है। दोस्तों, जो सेकंड चैप्टर है हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसके अंदर ये आपको टॉपिक मिलेगा टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं ये है क्या, इस टॉपिक से पूरी बात समझ में नहीं आती है। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात यहाँ पर इसलिए हो रही है, देखिए यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाने के बाद जो मैप निकल करके आया वो है, जब यूएसएसआर टूट गया, 15 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 1991 में जब यूएसएसआर टूट गया तो उसमें से कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ निकली, ठीक है, कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ निकली और रसिया तो सबसे बड़ा पार्ट था ही। तो आप याद रखेंगे मैं 3 पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और ये रसिया है ही आपके सामने। और इन तीनों पार्ट्स में जो मैं बात करने वाला हूँ, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद भी। लगभग 10 से 12 साल तक ये टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। ये टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट क्या थी इन कंट्रीज़ में, हम इसकी आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रसिया में क्या प्रॉब्लम्स आई जब उसका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। उसके बाद सबसे पहले जो सोवियत रिपब्लिक्स थी उनके अंदर 3 तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाने लगी। जितनी भी सोवियत रिपब्लिक्स थी, सोवियत रिपब्लिक्स का मतलब यहाँ पर जो सोवियत यूनियन से टूट करके बनी थी, चाहे वो सेंट्रल एशियन हो चाहे वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हो, उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी। और वो 3 तरह की खास प्रॉब्लम ये थी कि इन कंट्रीज़ के अंदर लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। यानी कि ये कंट्रीज़ अलग तो हो गई थी बट इंटरनली स्टेबल नहीं थी, लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, लगातार कुछ ग्रुप्स आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। दूसरा, इन कंट्रीज़ के अंदर सिविल वॉर और इंसर्जेंसी थी लगातार। सिविल वॉर जब जनता नहीं चाहती अपनी गवर्नमेंट को और उसके खिलाफ हथियार उठा लेती है, ठीक है, ये इंसर्जेंसी इन कंट्रीज़ में देखने को मिली। और तीसरा, ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर, बाहर के देश, बड़े देश इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहे थे। जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी बाहर के देशों की। तो ये 3 तरह की खास प्रॉब्लम्स हमें यहाँ देखने को मिल रही थी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो सबसे पहले टेंशन्स के एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा था। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि रसिया के अंदर ही, रसिया की 2 रिपब्लिक्स थी उस टाइम पे, चेचन्या और देगिस्तान। नाम याद रखिएगा, चेचन्या और देगिस्तान रसिया की 2 रिपब्लिक्स थी। और इन रिपब्लिक्स के अंदर यहाँ के लोग वॉयलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट चला रहे थे। वॉयलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट, ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट क्या होता है? सेसेशनिस्ट मूवमेंट होता है कि आप ही के देश में से एक पार्ट के लोग चाहते हैं कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते और अलग होना चाहते हैं, ठीक है। तो चेचन्या और रेगिस्तान के लोग वॉयलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट चला रहे थे और उन्होंने बगावत करना शुरू कर दिया था, रिबेल स्टार्ट कर दिया था। रसिया ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला, बुक में लिखा है मॉस्को मतलब जो रसिया का कैपिटल है
तो मॉस्कोज मेथड ऑफ डीलिंग विद रिबेल्स, इनका क्या मेथड था, क्या चाहते थे ये इन चेचन्या और दागिस्तान के रिबेल्स को सिखाना, सबक सिखाना। तो इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग कर दी इनके ऊपर, अंधाधुंध बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया चेचन्या और दागिस्तान के ऊपर, और ये ह्यूमन राइट का बहुत बड़ा कंसर्न बना। बट चेचन्या और दागिस्तान के लोगों के अंदर जो इंडिपेंडेंस की एस्पिरेशंस थी उसे ये कुचल नहीं पाए, जो आज़ादी की ललक थी उनके अंदर वो रसिया कुचल नहीं पाया। खूब बॉम्बिंग करी इनके ऊपर, फिर भी ये प्रॉब्लम बनी रही और ये प्रॉब्लम कई सालों तक रही। तो बट द फेल टू डिटर द एस्पिरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट। तो पहला तो ये पॉइंट जो कॉन्फ्लिक्ट का हमने देखा खुद रसिया के अंदर। आगे चलते हैं, दोबारा मैप को दिखा दूं मैं आपको। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, तजिकिस्तान, इन सभी कंट्रीज़ में भी बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में पहला एग्जांपल आता है तजिकिस्तान का। तजिकिस्तान विटनेस करता है सिविल वॉर। तजिकिस्तान में सिविल वॉर चल रही थी और ये सिविल वॉर लगभग 10 साल तक चली। सिविल वॉर का मतलब है जब जनता हथियार उठा लेती है, अपने रूलर के खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो तजिकिस्तान में सिविल वॉर चली, लगभग 10 साल तक चली। सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 ईयर्स टिल 2001। द रीजन एज होल हैज़ मैनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। अलग अलग सेक्टर के लोग आपस में लड़ रहे थे, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे तजिकिस्तान के अंदर। तीसरा सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा था, दो कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में आपने अभी हाल ही में कुछ महीनों में सुना होगा, इनके बीच में बड़ा तनाव रहता है। एक है आर्मेनिया और एक है अज़रबैजान। बहुत छोटी कंट्रीज़ है सेंट्रल एशिया की। दोनों के बीच में एक रीजन को लेकर के लड़ाई रहती है जिसका नाम है नगर्नो कराबाख। नगर्नो कराबाख ये रीजन दोनों ही कंट्री, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का लेकर के एक बड़ा इशू है और दोनों कश्मीर पे अपनी दावेदारी पेश करते हैं, ऐसे ही आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में नगर्नो कराबाख को लेकर के बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और ये कॉन्फ्लिक्ट अब तक भी बना हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से इनके बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और इस एरिया में कुछ लोकल आर्मेनियंस रहते हैं नगर्नो कराबाख में, जो आर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। बट अज़रबैजान के अंडर में ये नगर्नो कराबाख है, इसके अंदर आर्मेनियन रहते हैं जो चाहते हैं कि हम आर्मेनिया के साथ चले जाएं। तो इन दो कंट्रीज़ के बीच में ये एक पार्ट है छोटा सा नगर्नो कराबाख, जिसको लेकर के लगातार लड़ाई बनी हुई है। ठीक है, तो पहला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रसिया का, जहाँ पे चेचन्या और दागिस्तान को लेकर के वहाँ पे रिबेल चल रहा था। दूसरा एग्जाम्पल मैंने सेंट्रल एशिया का तजिकिस्तान का दिया। तीसरा मैंने आर्मेनिया और अज़रबैजान का दिया आपको, जहाँ पे नगर्नो कराबाख एक छोटा प्रोविंस है जिसको लेकर के इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। चौथा मैं आपको देता हूँ जॉर्जिया का। जॉर्जिया के अंदर इंडिपेंडेंस की डिमांड उठती है उसके दो प्रोविंसेस से। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज़ कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस रिजल्टिंग ए सिविल वॉर। सेंट्रल एशियन कंट्री है जॉर्जिया, उसकी 2 प्रोविंसेस सिविल वॉर हो जाती हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंस की डिमांड होती है। वो लोग अपनी आज़ादी जॉर्जिया से चाहते थे बेसिकली, और वहाँ सिविल वॉर हो गई। तो चौथी कंट्री मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सेंट्रल एशियन है। पांचवी, देयर आर मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजाइम। कौन सी एग्जिस्टिंग रिजाइम का मतलब होता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट या एग्जिस्टिंग रूलर, जो भी उस देश पे राज कर रहा है। तो यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया के अंदर लगातार मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स। ऑल दिस हैज़ लेड टू इंस्टेबिलिटी मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। तो 5 मैंने एग्जाम्पल आपको दिए सेंट्रल एशिया के अंदर। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में भी जो एग्जिस्टिंग रिजाइम थी उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वायलेंट स्ट्रगल चल रहा था और उसकी वजह से जो आम लोग थे उनकी लाइफ बहुत कठिन हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर के हम ये देखें तो हमें समझ में आएगा कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर
जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ उसमें से निकली थी उसमें बहुत सारी परेशानियां थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, इंडिपेंडेंस की डिमांड हो रही थी, यानी कि जो डिसइंटीग्रेशन था वो बहुत सारी परेशानियां लेकर के आया था। और उनमें से मैं एग्जाम्पल वाइज आपको सब कुछ बता रहा हूं जो कि बुक में है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स खास अपना एक वो रखती हैं पूरे दुनिया में। क्यों ऐसा खास उनकी जगह है? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं सेंट्रल एशियंस के पास। एक बार मैप में दोबारा दिखा दूं आपको, ये जो कंट्रीज़ हैं इनके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैस, और आपको पता है तेल और नेचुरल गैस की बहुत ज़्यादा डिमांड है बाकी दुनिया में, इसलिए विच हैव ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट। एंड देन सेंट्रल एशिया हैज़ बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। जो बाहर की दुनिया की बड़ी पावर्स हैं, चाहे यूएस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, ये सारी कंट्री सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पे अपना कंट्रोल करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज मिल सकते हैं लाइक ऑयल और नेचुरल गैस, और बड़ा कंपटीशन का जोन है ये। ठीक है, द रीजन इज नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इससे बनता है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं। द रीजन इन नेक्स्ट टू रशिया, इससे क्वेश्चन सामने ये आता है कि वाई सेंट्रल एशिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर एंड ऑयल कंपनीज। क्यों सेंट्रल एशिया इतना खास है कि वहाँ पे बाहर की कंपनियाँ जो ऑयल कंपनीज हैं और जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो कंपटीशन कर रही हैं। क्यों सेंट्रल एशिया पे इतने ज़्यादा कंट्रीज़ निर्भर होना चाहती हैं? तो आप इसके एग्जाम्पल में देंगे क्योंकि उनके पास ऑयल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उनके पास हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं। और फिर आप एग्जांपल देंगे कंट्री वाइज कंट्री, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यूएस ने क्या करा है इस एरिया में? जब 9/11 का अटैक हो गया, आफ्टर द 11 सितंबर 2001 जो 9/11 का अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए के ऊपर, उसके बाद यूएसए ने अपना मिलिट्री बेस बनाया। द यूएसए वांटेड टू मिलिट्री बेस इन द रीजन and paid the government of all Central Asian states to hire bases to allow airplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq। जब अफगानिस्तान और इराक के साथ वॉर चल रही थी तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को इन्होंने पैसा दिया कि भाई अपने ऊपर से हमें फ्लाइंग एरिया दो। उसके साथ साथ इन्होंने अपने मिलिट्री बेस भी बनाए। दूसरा, रशिया क्या कहता है इस एरिया के बारे में? रशिया कहता है कि ये हमारे नियरेस्ट अब्रॉड हैं, ये हमारे सबसे पास में हैं, इसलिए इनको हमारे इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को। तो आउटसाइड इंटरफेरेंस हो रहा है इनके ऊपर। कैसे? रशिया परसीव दीज स्टेट एज नियर अब्रॉड एंड बिलीव्स दैट दे शुड बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस। एंड थर्ड, चाइना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की डेट में। चाइना कहता है चाइना हैज़ इंटरेस्टेड हेयर बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज एंड द चाइनीज हैव बिगन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड। माफ़ी चाहूँगा, चाइना वाले कहते हैं चाइना धीरे धीरे इस एरिया को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, अपने इनके बॉर्डर्स तक पहुँच चुका है और इनके साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर इंटरफेयर करना चाहती हैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ये उनके हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को लेना चाहती हैं सस्ते दामों पे। आई होप आपको सेंट्रल एशिया के अंदर जो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो समझ में आए होंगे। सबसे पहले मैंने सेंट्रल एशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताते हुए बताया कि पहले तो रशिया की दो जो रिपब्लिक्स थी, चेचन्या और दागिस्तान, उसमें वॉयलेंट सैसिनिस्ट मूवमेंट चल रहा था। दूसरा मैंने सेंट्रल एशिया में बताया कि तजाकिस्तान में सिविल वॉर चल रही थी,
आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक मुद्दा फंसा हुआ है नगर्नो कराबाख को लेकर के। चौथा मैंने जॉर्जिया के बारे में बताया जहाँ पे 2 प्रोविंसेस में बहुत ज़्यादा सिविल वॉर चल रही थी। और पांचवा मैंने बताया यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में एग्जिस्टिंग रिजाइम जो था, गवर्नमेंट जो थी एग्जिस्टिंग, उसके खिलाफ मूवमेंट चल रहे थे। और छठा आउटसाइड पावर्स जो थी वो सेंट्रल एशिया में अपना कब्जा चाहती थी क्योंकि हाइड्रोकार्बन रिसोर्स चाहिए थे उन्हें। आई होप आपको सेंट्रल एशिया अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद सेंट्रल एशिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। अब हम चलते हैं कि सेंट्रल एशिया के बाद ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही थी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो ईस्ट यूरोप के अंदर पहली प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो चेकोस्लोवाकिया था, स्पेलिंग ध्यान से देख लें, चेकोस्लोवाकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया पर पीसफुली डिवाइड हुआ, पीसफुल स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में। एक चेक रिपब्लिक बन गया, एक स्लोवाक रिपब्लिक बन गया 1 जनवरी 1993 को। तो चेकोस्लोवाकिया में कोई वायलेंट स्ट्रगल नहीं हुआ, पीसफुली ये दोनों कंट्रीज अलग हो गई एक कंट्री में से। जो कि पहले चेकोस्लोवाकिया हुआ करती थी वो चेक रिपब्लिक अलग हो गया और स्लोवाक रिपब्लिक अलग हो गया। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ईस्ट यूरोपियन कंट्री में देखने को मिली यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया एक बाल्कन रिपब्लिक हुआ करती थी जो बहुत सारी कंट्रीज से मिलकर के बनी थी, छोटी छोटी कई सारी कंट्रीज से मिलकर बनी थी। और ये यूगोस्लाविया जो था वो टूट गया। सेवरल प्रोविंसेस लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्ज़ेगोविना डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। इसमें से 3 वो बन रही हैं, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, ये सेम एक ही है, ठीक है। तो ये पार्ट, ये जो लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया यूगोस्लाविया कई छोटे छोटे प्रोविंसेस से मिलके बना था, ये सब अलग हो गए 1991 के बाद। जब डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, उसके बाद ये यूगोस्लाविया से अलग हो गए, टूट गए। क्रोएशिया अलग हो गया, स्लोवेनिया अलग हो गया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना अलग हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या चल रही थी, अलग हो गए ठीक है, बट अलग होने के बाद कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स के लोग थे जो एक दूसरे को मार रहे थे और ये नहीं करना चाहते थे। जैसे सर्ब्स जो थे, एथनिक सर्ब्स इस पूरे जो हो रहा था, जो ब्रोक अपार्ट हो रहा था, जो टूट रहा था यूगोस्लाविया, उसके खिलाफ थे। और ये सर्ब्स लोग जो थे ये नॉन सर्ब्स को मार रहे थे। और इनको रोकने के लिए जो नाटो था उसने इंटरवेंशन किया। नाटो क्या था आपको याद होगा, 1949 में बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो द नाटो इंटरवेंशन एंड बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया फॉलोड द इंटर एथनिक सिविल वॉर चल गई और प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली गई यूगोस्लाविया के अंदर। जब यूगोस्लाविया टूटा और सर्ब्स ने नॉन सर्ब्स को मारना शुरू करा, उसके बाद नाटो की फौजों ने मिलकर के इनके ऊपर बॉम्बिंग करी और यूगोस्लाविया में इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या इंटर एथनिक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। तो आई होप इन ईस्टर्न यूरोप आपको ये समझ में आया होगा कि 2 कंट्रीज थी जहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। पहली चेकोस्लोवाकिया जो पीसफुल तरीके से 2 पार्ट में टूट गई, और दूसरा यूगोस्लाविया। तो दोस्तों ये वीडियो दिखानी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी थी, जिससे कि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आए कि डिसइंटीग्रेशन के बाद भी पूरी शांति नहीं हुई थी। डिसइंटीग्रेशन के बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम्स इन कंट्रीज़ को फेस करनी पड़ी, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो। दोस्तों आई होप आप इससे नोट्स बनाएंगे और आप ये भी गैस करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिए। थैंक यू।